नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो कल के दिन दो बड़ी चीजें हुई। एक तो नोटबंदी 2.0 का ऐलान और दूसरा एक अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया। इस अध्यादेश में क्या था? इस अध्यादेश में उपराज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आखिरी फैसला ले सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को यह तानाशाही लग रही है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर यह अध्यादेश लाना एक तरह से मनमानी है। तो क्या सच में ये मनमानी है? इन सब बातों को आज जानेंगे। प्रभाकर मिश्रा जी हमारे बीच है। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या और उस पर ये अध्यादेश और अध्यादेश को तानाशाही बताना, कैसे डिस्क्राइब किया जाए इसे? जब से आम आदमी पार्टी आई की सरकार आई दिल्ली में, उसके बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में शक्तियों को लेकर के बहुत नोकझोंक रही। बताया आपको, दर्शकों को भी पता है। संविधान पीठ ने सुनवाई करी थी पहले, उसके बाद लेकिन उसमें उन्होंने सर्विसेज जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था उसे छोड़ दिया था। फिर वो बाद में दूसरी बेंच डिसाइड करेगी। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, दोनों में मतभेद हो गया। उसके बाद से लार्जर बेंच को गया, 5 जजों की बेंच ने, जिसमें पिछले दिनों 3 दिन पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, 4 दिन पहले। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि दिल्ली की जो सरकार है, चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, और दिल्ली में चूंकि विधानसभा है, विधायिका है, मुख्यमंत्री हैं, चुनाव होते हैं, तो यहाँ की सरकार के पास भी शक्तियाँ होनी चाहिए। और अगर किसी सरकार के पास, किसी मंत्री के पास अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो मानेंगे नहीं। तो ऐसे में जो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जिम्मेवारियां होती है, लोगों के जनता के प्रति वो उत्तरदायित्व होता है उनका। तो ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, ये अपने फैसले में कहा कि 3 सब्जेक्ट है, पुलिस, लॉ ऑर्डर और लैंड, जमीन। इन तीन को छोड़कर बाकी जो मसले हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है दिल्ली में, उस पर दिल्ली सरकार का, उससे जुड़े हुए अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। ये फैसला जब आया, उसके मतलब ये 3 दिन पहले का फैसला है, और उसके बाद कल आपने देखा, हाँ, लेकिन जब वो फैसला आया, जैसे ही आया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इसको सेलिब्रेट किया, और उस सेलिब्रेशन के साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल शुरू हो गया। चूंकि लंबे समय से इंतजार कर रही थी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, इसको जल्दी जल्दी मतलब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करें, इसलिए कुछ अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे, बार बार वो आरोप भी लगा रहे थे, कोर्ट में भी बातें कही गई। और उसके बाद फिर आपने देखा कि इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का एक आदेश दिया था सर्विसेज सेक्रेटरी का, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का, और लेकिन एलजी ने उस पर आगे बात नहीं बढ़ाई थी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तो एक नए तरह की फिर एक धींगा मस्ती जिसको कहते हैं वो शुरू हो गई। और उसके बाद कल फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एलजी के यहाँ चले गए कि इन हमारे फाइलों पे आप कार्रवाई नहीं करते हैं। और उसके बाद ये अध्यादेश आता है। उस अध्यादेश में जो व्यवस्था की गई कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो शक्तियां दी थी दिल्ली सरकार को, उसे निष्प्रभावी करने के लिए ये अध्यादेश आया। और अध्यादेश आया कि एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे होम, और ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी, और ये फैसला बहुमत से होगा। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो जो हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, यूपीएससी से आते हैं। तो मतलब ये कि वहां पर एक तो अधिकार ये हो गया कि उनका बहुमत हो गया, इसमें था कि बहुमत से फैसला हो जाएगा, और ये रिकमेंड करेंगे और आखिरी फैसला होगा वो एलजी का होगा। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि एलजी का ही के पास शक्तियां रिस्टोर कर दी गई हैं। और एक बात और इसमें ये भी समझने वाली है कि लोग कहेंगे, उस फैसले में ही बात कह दी गई थी कि अगर संसद चाहे तो एलजी को लेकर कानून बना सकती है, और इसी को आधार दिया जा रहा है कि उसी आधार पर इसने किया हुआ है। लेकिन हिमांशु, जो बात समझने वाली है कि अध्यादेश में जो तर्क दिए गए हैं कि चूंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली में देश भर के लोग रहते हैं, दिल्ली में तमाम देशों के राजदूत रहते हैं, तमाम देशों के राजनयिक रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऑफिसेज हैं, और ऐसे में इसे केवल दिल्ली सरकार के पास नहीं छोड़ा जा सकता, और इसी आधार पर ये अध्यादेश लाया गया है। ये बातें जो इस अध्यादेश में कही गई हैं, अध्यादेश को लाने की वजह बताई गई है, ये बातें सब
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपने दलीलों में सारी बातें कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना नहीं था। अध्यादेश आ गया उन तथ्यों के आधार पर ही, और फिर शक्तियां एलजी को दे दी। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि वैध नहीं है ये जो अध्यादेश लाया गया है, ये कानूनी रूप से जो है सही नहीं है। देखिए, जब कोई भी कानून, चाहे वो एक्ट पास होकर के आए या ऑर्डिनेंस आए, ऑर्डिनेंस आपको पता है, दर्शकों को पता है कि 6 महीने के लिए आता है, 6 महीने के बाद उस सदन से पास करना होता है, तो दोनों का वैल्यू एक ही होता है। तो यहां पर जिस तरह से किसी कानून की समीक्षा का अधिकार अदालत को होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस की भी समीक्षा का अधिकार होता है। तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, तो आम आदमी पार्टी के पास ये अधिकार है। आम आदमी पार्टी कोर्ट निश्चित तौर पर जाएगी, असंभावी जिसको बोलते हैं, जाएगी, और ये बातें वहां रखी जाएंगी कि ये चीजें हैं, आपने ये अधिकार दिया था, ये शक्तियां दी गई थी, और इसे हमें किस तरह से वापस ले गए। उसकी वजह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें एक बात उसने कही थी कि चूंकि ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, तो इनके पास भी शक्तियां होनी चाहिए। तो ये अवैध है या वैध है, ये अदालत तय करेगा। लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है, कानून लाया जा सकता है। ऐसा पास्ट में भी हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। और जो थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होगा कि देश का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो बिहार सरकार बनाम कामेश्वर सिंह, जो दरभंगा नरेश महाराज कहा जाता है, बनाम बिहार राज्य, और वहाँ पर जमींदारी उन्मूलन को लेकर कानून बनाया गया था, और उन्होंने चैलेंज कर दिया था, हाई कोर्ट से सरकार हार गई और मामला सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय पता चल गया था सरकार को कि ये वो हो जाएगा, वहाँ पर भी सरकार हार जाएगी, और उस बीच में संविधान संशोधन कर दिया गया, पहला संविधान संशोधन था। उसके बाद जो सबसे मशहूर, जिसे बार बार कोट किया जाता है, शाबानो वाला केस, शाबानो प्रकरण, पूरा देश जानता है, सारे दर्शक जानते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसे राजीव गांधी सरकार ने, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसे नलिफाई करने के लिए संविधान संशोधन कर दिया था, तो कानून बना दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि ऐसा होता आया है। अब ये बात आती है कि इस तरह के अध्यादेश का, इस तरह कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखता है। और एक बात और भी है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि कोई भी कानून, चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो संसद से पास हो, कोर्ट में अगर उसे आता है तो कोर्ट इस आधार पर उसकी समीक्षा कर सकता है कि अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट से रद्द भी कर सकता है। ठीक है। एक बीच में एक और दर्शक भी जानते होंगे कि 9 शेड्यूल जोड़ दिया गया था पहले संविधान संशोधन में कि कोई कानून संसद बनाएगी और उसे 9 शेड्यूल में डाल देगी, और वो जुडिशरी न्यायपालिका के परव्यू से बाहर हो जाएगा, न्यायपालिका उस पर समीक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन वो फिर केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ही वो किया कि अगर कोई भी कानून जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, वो कानून भले ही 9 शेड्यूल में रखा जाए, वहां भी कोर्ट समीक्षा कर सकता है। तो ये बातें कोर्ट में आएंगी, वहां पर ये बातें कही जाएंगी, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम बातें कही जाएंगी। लेकिन हिमांशु, इस बात दर्शकों की समझने वाली भी है कि चूंकि इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं वो दलीलें वाजिब हैं, लेकिन ये भी सही है कि अगर दिल्ली में लोग वोट करते हैं, अपना विधायक चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो उनके पास भी शक्तियां होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो ये स्कीम बनाई गई, देयर इज, मतलब कुछ इस स्कीम में ही गड़बड़ी रह गई है। और जब भी आपको ये भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के पहले कभी दिल्ली और केंद्र में कोई विवाद हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी, उसके पहले बीजेपी की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, तो कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ था। तो जब विपरीत विचारधारा की सरकारें जब होंगी इस तरह से, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब उम्मीद कीजिए कि इसी बहाने फिर एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव केस लड़ रहे थे, उन्होंने संकेत दे भी दिया है कि ये वो है। हालांकि हर कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पावर्स अपने हाथ में रखना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स रखना चाहती है। इसको लेकर तो अब लड़ाई चल ही रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। अगर ये केस जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही एक आदेश, फिर अध्यादेश और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये मामला, तो इस अध्यादेश के क्या मायने रहेंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट पर चला जाता है, उस पर सुनवाई होती है? तो देखो, एक बात और बता दूं, जब संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई के दौरान ही सरकार को ये पता चल गया था, आभास हो गया था कि इसमें फैसला जो आएगा आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के पक्ष में आएगा। और आपको याद होगा कि
जब ये मामले की सुनवाई चली थी लास्ट डे, जब ये ऑर्डर रिजर्व होना था, उस दिन सॉलिसिटर जनरल ने, जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि माय लॉर्ड, इस मामले को लार्जर बेंच को भेज दिया जाए। 5 जजों की बेंच सुन रही थी, 7 जजों की बेंच को भेज दिया जाए। इसलिए उन्हें एहसास हो गया था कि ये, और तब कोर्ट ने भी आश्चर्य व्यक्त किया था कि जब पूरी सुनवाई हो गई तो आप ये मांग कर रहे हैं। तो ये जो बातें मैंने कही कि चूंकि फैसले में, ऑर्डिनेंस में जो बातें कही गई हैं, वो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी थी और उसे कोर्ट रिजेक्ट कर चुका था। तो ये मामला जाएगा, कोर्ट में जाना तय है लगभग, और जब वहाँ जब जाएगा तो ये बातें फिर उठाई जाएंगी, जैसा मैंने कहा, फिर तो तमाम तरह की बातें होंगी। और बस ज्ञान की बात इतनी है कि क्या कभी ऑर्डिनेंस, क्या किसी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगा सकता है क्या? हाँ। तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा कई बार हुआ है। एक ताज़ा उदाहरण 2021 का याद है, ओबीसी रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स में कुछ आया था इस तरह का, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया था। तो ये बात की बातें हैं। लेकिन जिस दिन फैसला आया था, मैं लाइव कर रहा था, एंकर ने हमारे सवाल कुछ पूछा, तो मैंने कहा कि ये एक तरह से दिल्ली की जनता के लिए राहत की बात है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसलिए कि जब किसी मसले पर 2 सरकारें उलझ के रह जाती हैं तो अमूमन जो गवर्नेंस का इम्पैक्ट होता है वो जनता पर होता है। तो मुझे लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो दिल्ली की जनता, दिल्ली में ज़्यादा काम हो पाएगा। इसलिए कि आरोप तो ये लगता है ना कि चूंकि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, इसलिए तो अब अधिकारों का बंटवारा क्लियर कट हो गया, तो दिल्ली की जनता, लेकिन अब एक बार फिर वो दोबारा से नए सिरे से शुरू हो चुका। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर ही बात क्यों बिल्कुल वो स्टिक है कि हम करेंगे, ये इसके पीछे की क्या वजह है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर लड़ाई क्यों आखिर? देखिए, जो भी दिल्ली में जो भी काम होता है, दिल्ली में कहीं भी कोई भी काम होता है, तो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक ढांचा के तहत काम होता है। अधिकारी, अगर किसी मंत्रालय का कोई अधिकारी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई मंत्रालय, कोई मंत्री कितना बढ़िया काम करता है, ये करीब करीब पूरी तरह निर्भर करता है कि वो ब्यूरोक्रेसी उससे कितना सपोर्ट करती है। तो जब तक अधिकारी पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और यहीं पर आता है कि ये पोस्टिंग पर भी काफी अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए कि पोस्टिंग का अधिकार तो हो गया, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने, मंत्री हैं आप, और आपने कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने को कहा और वो उसको ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो आपके पास, आप उसे पता है कि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, मेरे ट्रांसफर पॉलिसी के पास है ही नहीं कुछ, वो नहीं करेगा। और खासकर तब जब 2 सरकारों में एक सरकार लगातार ये सोच रही हो, ये कोशिश कर रही हो कि ये सरकार फेल हो या उसे फेल होने के दिखाएं, उसके जो अधिकारी रहेंगे इस पर उसका नियंत्रण होगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। वो फेल करने की लगातार कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ इस दलील से तो लगता है कि दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए ये अधिकार। मैंने 2 बातें कही। एक ये कि जो केंद्र सरकार ने बात कही कि नेशनल कैपिटल देश की राजधानी है, यहां पर तमाम राज्यों के राजभवन, तमाम देशों के राजदूत, दूतावास, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऑफिस, सब कुछ यहां है। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये केवल दिल्ली का नहीं है। तो दरअसल दिल्ली की जो संरचना है, वो दिल्ली की जो का स्पेशल स्टेटस जो दिया गया 239A में जो स्टेटस दिया गया कि आपके पास सारी शक्तियां, सारी चीजें होंगी, पर अलग राज्य, अलग दर्जा होगा। तो उसमें कहीं कुछ चीजें का बंटवारा जो हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी रह गई थी, या जानबूझकर किया गया, चाहे अनजाने में किया गया। और सच कहो तो आप अगर दिल्ली के वोटर हैं, अगर दिल्ली के वोटर हैं, तो आप चाहेंगे कि आप जिसे वोट दे रहे हैं उससे आप अपना काम कराएं, आप अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र का काम कराएं, और आप चाहेंगे उसके पास पूरी शक्तियां हों। लेकिन दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता कि उसको इतनी शक्तियां। तो केंद्र सरकार को ये लगता है, या फिर मैं सीधे ये कहूं तो क्या सही होगा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर, दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है? ये एक जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर मैंने जैसे कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है उनको, अगर ये दलील देते हैं। केंद्र और राज्य में, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी के होंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भरोसा रहेगा। यहाँ भरोसा, मैंने कहा ना कि विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार जब होगी तो ये दिक्कत होगी। तब तो एक दूसरे को, जब दोनों एक ही पार्टी की सरकार होगी तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब स्थिति ये हो कि आप, कोई सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रिश्ते क्या है, लगातार एक सरकार दूसरे सरकार को फेल करने की कोशिश करती है या फेल होते हुए दिखाने की कोशिश करती है। तो जब ये होगा
तो जाहिर सी बात है ये नोकझोंक बना रहे। एक चीज़ ये भी होती है कि बड़ा भाई और छोटा भाई, तो बड़ा भाई अगर केंद्र सरकार है तो छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ये एक बात नॉर्मली सामाजिक हो गई, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो फिर अब संघीय ढांचे में हमेशा से रहा है कि केंद्र बड़ा भाई, और संविधान ने जो व्यवस्था बनाया कि कानून बनाने की जो दिया हुआ है, शक्तियां दिया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो केंद्र की सूची में केंद्र को शक्तियां हैं जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, राज्य सूची में राज्य को शक्तियां दी गई हैं, समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट सूची कहते हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, वहां पर भी केंद्र को बड़ा भाई माना गया कि अगर दो केंद्र ने और किसी राज्य सरकार ने जो कानून बना दिया, दोनों में अगर कंफ्लिक्ट होता है तो केंद्र सरकार की शक्तियां, जो कानून बनाया गया होगा, संसद के द्वारा बनाया पारित कानून होगा, वो अभिभावी होगा, वो लागू होगा। ये चूंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन सियासत में इसे कोई नेता पसंद नहीं करता। छोटा कहलाना तो कोई पसंद ही नहीं करता। हर कोई बड़ा है, तो हर कोई बड़ा है। और खासकर जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हो, तो फिर कोई अपने आप को कम समझना नहीं चाहता है। और आपके लिए ये तानाशाही है, और आपके लिए क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो तानाशाही कह रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अध्यादेश लाया गया है क्या ये सही है, और आगे क्या होगा? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।